यस। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे। एंड आज जो है हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, मापन में त्रुटि। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट करें त्रुटि एनालिसिस, एरर एनालिसिस। त्रुटि एनालिसिस नहीं, एरर एनालिसिस, मापन में त्रुटि। तो अभी जो 2-3 सेशंस हमारा चलने वाला है बेटा, इसमें ओनली एंड ओनली हम त्रुटि के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जो है बीमीय विश्लेषण वाला जो चैप्टर है बेटा, बीमीय विश्लेषण वाले चैप्टर का जो वीडियोस है वो मैं अपलोड कर चुका हूँ। वन बाय वन, टॉपिक बाय टॉपिक वीडियोस भी मैंने अपलोड किया है, और एक वन शॉट वीडियो भी अपलोड किया है मैंने। ठीक है, तो अगर आपको वन शॉट देखना है तो वन शॉट देख सकते हैं, जिसमें सारे वीडियोस हैं। ठीक है, सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, और वन बाय वन में आप एक टॉपिक बाय टॉपिक्स जो है आप देख सकते हैं। तो अगर आपने विमय विश्लेषण वाला वीडियो नहीं देखा है, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा बेटा, आप वहां से जाके प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिएगा। और मैथमेटिक्स का प्लेलिस्ट भी है, अगर आप मैथ के स्टूडेंट्स हैं तो आप मैथमेटिक्स वाला प्लेलिस्ट भी जरूर विजिट कीजिएगा। उसके अंदर हमने सारे मैथमेटिक्स के जितने भी चैप्टर्स हैं वो सब धीरे धीरे हम सॉल्व करें, तो उसके वीडियोस के लिंक प्ले लिस्ट के अंदर है। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं त्रुटि। त्रुटि क्या होता है, त्रुटि किसे कहते हैं? सर, त्रुटि का मतलब हम कहते हैं जो गलतियां हो जाती है, उन गलतियों को हम त्रुटि बोलते हैं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे मेजरमेंट की बात कर रहे हैं, मापन की बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा मापन में त्रुटि, इसका मतलब हो गया कि जब हम किसी चीज को मापते हैं, किसी चीज का मेजरमेंट लेते हैं, तो उस मेजरमेंट में हमसे कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती है, कुछ ना कुछ गलतियां होती है। उन गलतियों को ही हम क्या बोलते हैं? त्रुटि बोलते हैं। और फिजिक्स में उन गलतियों को हम बोलते हैं अनिश्चितता। क्या बोलते हैं? अनसर्टेनिटी। ठीक है, तो किसी माप में जो अनिश्चितता रह जाती है, उन अनिश्चितताओं को हम क्या बोलते हैं बेटा? त्रुटि बोलते हैं। तो त्रुटि को अगर हम डिफाइन करें यहाँ पे, त्रुटि की अगर हम परिभाषा लिखते हैं यहाँ पे, सिंपल सी इसके डेफिनेशन यहाँ पे लिखा जाएगा। त्रुटि का मतलब किसी माप की अनिश्चितता को, किसी माप की अनिश्चितता को हम बोलते हैं, अनिश्चितता को त्रुटि कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। अच्छा सर, अनिश्चितता का मतलब जो गलतियां है, जो उसमें अनसर्टिनिटी है। ठीक है, मैंने मान लो ये पेन है, इस पेन का मैंने बोला भाई इसका लेंथ ना 10.32 सेंटीमीटर। मैंने कहा इसका लेंथ है 10.32 सेंटीमीटर है। मैंने कहा आप मापो। आपने इसको मेजर किया, आपने कहा सर इसका लेंथ ना 10.35 सेंटीमीटर है। मैंने इसका एग्जैक्ट लेंथ तो मैंने आपको बताया था 10.32 सेंटीमीटर, बट आप कह रहे हैं कि इसकी लेंथ जो है वो कितना आ रहा है? 10.35 सेंटीमीटर है। इसका मतलब आपने जो मेजर किया वो गलत है, आपका जो मेजरमेंट है वो गलत है। आपका जो मेजरमेंट है, उस मेजरमेंट के अंदर एरर्स है, उस मेजरमेंट के अंदर त्रुटि है। तो दैट इज द एरर। तो किसी माप की अनिश्चितता को क्या बोलते हैं बेटा? हम त्रुटि बोलते हैं। ठीक है, तो त्रुटि कैसे निकाला जाता है? त्रुटि निकाला जाता है जो भी हमारे पास क्वांटिटीज होती है, उस क्वांटिटीज की जो आपका ट्रू वैल्यू होता है, जो उसका वास्तविक मान होता है, उस वास्तविक मान में से उसका मेजर्ड वैल्यू मतलब मापित मान को क्या करते हैं बेटा? घटा देते हैं। तो वास्तविक मान में से मापित मान को क्या करेंगे बेटा? घटाएंगे, या प्रेक्षित मान हम क्या करेंगे? घटा देंगे। तो यहाँ पे त्रुटि लिखा जाएगा, त्रुटि बराबर वास्तविक मान में से हम क्या करेंगे? प्रेक्षित मान, प्रेक्षित मान, सॉरी माप नहीं मान, तो हम घटा देंगे। तो जो भी डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस जो है आपका त्रुटि के बराबर। अच्छा सर, ऐसा होता है? हाँ, मैंने कहा आपको त्रुटि निकालना है कि आपके मेजरमेंट में कितनी त्रुटि है, कितना एरर्स है। तो आप क्या करेंगे? उस क्वांटिटी का एक रियल वैल्यू होगा, एक ट्रू वैल्यू होगा, वास्तविक मान होगा। तो उस वास्तविक मान में से आप क्या करेंगे? प्रेक्षित मान को घटा देंगे। तो वास्तविक मान से प्रेक्षित मान को घटाने पर जो भी डिफरेंस निकल के आएगा, वो डिफरेंस जो है वो आपका एरर हो जाएगा। ओके, बहुत बढ़िया भैया। अच्छा, मैंने कहा देखो अभी जो त्रुटियां है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके की त्रुटियां होती है। बट बेसिकली यहाँ पे बुक्स में आपके दो तरीके की त्रुटि दे रखी है। ठीक है, तो त्रुटियों के प्रकार, त्रुटियों के प्रकार, त्रुटियों के प्रकार। ठीक है, कितने प्रकार की त्रुटि होती है?
टाइप्स ऑफ एरर्स, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टाइप्स ऑफ एरर, टाइप्स ऑफ एरर, है ना। एरर के टाइप्स की बात कर। अच्छा, त्रुटियों के प्रकार, कितने प्रकार के त्रुटि होते हैं? मैंने कहा दो प्रकार के त्रुटि होते हैं। एक होता है क्रमबद्ध त्रुटि और एक होता है यादृच्छिक त्रुटि। एक होता है क्रमबद्ध त्रुटि, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक सिस्टमैटिक एरर, फर्स्ट सिस्टमैटिक एरर। सेकंड जो है आपका आता है, इसको बोलते हैं यादृच्छिक त्रुटि, रैंडम एरर। क्या बोलते हैं? यादृच्छिक त्रुटि। इसको हिंदी में, सॉरी, इंग्लिश में बोला जाता है रैंडम एरर। क्या बोलते हैं हम इसको? हम इसको रैंडम एरर भी बोलते हैं, यादृच्छिक त्रुटि, रैंडम एरर। अच्छा सर, क्या होता है ये रैंडम एरर और सिस्टमैटिक एरर? मैंने कहा देखो, ये मेरे पास ना एक, मान लो ये मेरे पास एक बाट है, मान ये 1 किलो का बाट है, मान लो ये, वैसे लॉग अज्यूम करो कि एक हमारे पास बाट है, ये 1 किलो का है। अब इसका वजन 1 किलो, मैंने कहा मान लो 1 किलो का बाट है, और बट एक्चुअल में इसका वेट है 950 ग्राम। मैंने कहा एक्चुअल में इसका जो वेट है, इसका जो द्रव्यमान है, वो एक्चुअल में 950 ग्राम है, बट दुकानदार आपसे कह रहे हैं भाई ये 1 किलो का है। दुकानदार ने कहा भैया ये 1 किलो का है, आपको मानना ही पड़ेगा 1 किलो का है, क्योंकि दुकानदार कह रहे हैं, बट एक्चुअल में वो 950 ग्राम का है। तो अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो बेटा, तो सिंपल सी बात है, जब भी आप उस पार्ट से किसी भी चीज को मापोगे, तो हर एक माप में जो है 50 ग्राम का एरर आएगा। हर एक माप में क्या आएगा? 50 ग्राम का एरर आएगा। तो मैंने कहा देखो, इसमें जो एरर्स है ना, ये सिस्टमैटिक एरर है, ये क्रमबद्ध त्रुटि है, क्योंकि उस बाट के जो वजन है वो ऑलरेडी 50 ग्राम कम है। तो जब भी आप उसका मेजर करोगे 1 किलो समझ के, आप समझ रहे हो कि वो 1 किलो है, बट एक्चुअल में वो 1 किलो ना होके वो 950 ग्राम का है, तो इसका मतलब उसमें एरर है, इसका मतलब उसमें एरर है। तो वो जो एरर उसके अंदर है, उस एरर को हम बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर, और उस सिस्टमैटिक एरर को हम इजीली क्या कर सकते हैं बेटा? रिमूव कर सकते हैं। जो भी एरर है उसमें, उस एरर को उसमें माइनस प्लस करके हम क्या कर सकते हैं? उस एरर को वहां से हटा सकते हैं। तो सिस्टमैटिक एरर आपको समझ में आ गया। या जैसे मान लो हमारे पास कोई वो है, क्या कहते हैं आपका, अमीटर है या वोल्ट मीटर है या कोई भी डिवाइस है, उस डिवाइस के अंदर अगर ऑलरेडी एरर है, तो आप उस डिवाइस का अगर यूज करोगे, तो उसमें हमेशा एरर आएगा, उसमें हमेशा एरर आएगा। तो वो जो एरर आएगा डिवाइस की वजह से, डिवाइस में जो गलतियां, जो खराबी है, उसकी वजह से जो एरर आता है, उसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर बोलते हैं। डेफिनेशन नहीं लिखवाऊंगा, बट एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि एग्जाम में आपका डेफिनेशन नहीं पूछा जाएगा, ना ही इसके बारे में पूछा जाएगा। जस्ट फॉर योर नॉलेज आपको पता होनी चाहिए त्रुटियां कितने प्रकार के होती है। ये नेक्स्ट होता है यादृच्छिक त्रुटि, रैंडम एरर्स। क्या होता है? रैंडम एरर्स। अब रैंडम एरर्स आपको किसी की वजह से भी आ सकता है। रैंडम एरर आपके एक्सपेरिमेंट में वो किसी की वजह से भी आ सकता है। जैसे सर कैसे? मैंने कहा देखो, टेम्परेचर रेजिस्टेंस की बात करते हैं। एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, इस रेजिस्टेंस का टेम्परेचर, ये टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर को घटाओगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। मैंने कहा मान लो इस टेम्परेचर, इस रेजिस्टेंस का प्रतिरोध निकालते समर में, समर में, तो आपको पता है समर में इसका रेजिस्टेंस अलग होगा। वही अगर इसका मेजरमेंट आप लेते हैं विंटर में, तो आपको पता है विंटर में इसका मेजरमेंट अलग होगा, इस रेजिस्टेंस का वैल्यू अलग होगा। एक्चुअल में ये 10 ओम का है, मान लो इसको मैंने 25 सेंटीमीटर 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब रूम टेम्परेचर में मैंने इसको मापा, और मैंने कहा इसका रेजिस्टेंस ना 25 ओम है। 25 डिग्री सेल्सियस पे जो हमारा रूम टेम्परेचर होता है, वो 25 डिग्री सेल्सियस होता है नॉर्मल सीजन में। मैंने कहा देखो, इसको ना मैं विंटर में मापता हूँ, तो विंटर में रूम का टेम्परेचर क्या होता है? रिड्यूस हो जाता है, वो 10 डिग्री, 15 डिग्री, 16 डिग्री, वो कम हो जाता है। तो उस केस में इसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, बट आपको पता नहीं चलेगा, आपको पता नहीं चलेगा। विंटर, सॉरी, समर में जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, क्योंकि समर में आप देखा गया 36 डिग्री, 37 डिग्री, 40 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा।
और बट आप इसको कंसीडर क्या करें, 25 डिग्री सेल्सियस ही कंसीडर करें। जब भी आप इस पे एक्सपेरिमेंट करोगे आप इसका वैल्यू कितना रखोगे, 25 डिग्री सेल्सियस। बट टेम्परेचर बढ़ने से इसका जो रेजिस्टेंस में जो इंक्रीमेंट हुआ है आपने उसको कंसीडर नहीं किया है, तो उसकी वजह से आपके एक्सपेरिमेंट में क्या आएगा भाई, एरर आएगा, जिसको आप काउंट नहीं कर रहे हो। तो इसको हम बोलते हैं रैंडम एरर। क्या भाई, रैंडम एरर। ठीक है, देखो अब दूसरा एक्सपेरिमेंट, लेट्स से हम एक सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं भाई, एक सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट करें, इसका टाइम पीरियड निकालना है भाई, इसका टाइम पीरियड निकालना है। अब मैंने कहा यहाँ पे ना बहुत तेज हवा चल रही है, आपको पता हवा अगर चलेगी तेज तो उसके टाइम पीरियड पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि फिर ये तेज तेज ऑसिलेट करेगा। हवा रूम के अंदर अगर बंद है, चल नहीं रही है, तो उस केस में एग्जैक्ट वैल्यू देगा। तो इसके टाइम पीरियड पे अगर हम बात करें तो इसके टाइम पीरियड पे किसका इफेक्ट पड़ता है, हवा का, जिसको आप काउंट नहीं कर पाते हैं, जिसको आप कंसीडर नहीं कर पाते हैं, जिसको आप कंसीडर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो आपके एक्सपेरिमेंट का पार्ट नहीं होता। बट यहाँ पे हवा बहने से इसके आवर्तकाल में इफेक्ट पड़ता है, बट उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं, तो इसीलिए उस हवा की वजह से इसमें जो एरर आएगा वो क्या आएगा, वो आपका रैंडम एरर आएगा। दूसरी चीज, आप एक्सपेरिमेंट करने में एक्सपर्ट नहीं है, आप मेजरमेंट करने में एक्सपर्ट नहीं है, आप हर चीजों को मेजर नहीं कर सकते हैं, तो जब आप मेजरमेंट करोगे खुद से तो आपसे भी कुछ ना कुछ गलतियां होंगी, आपसे भी कुछ ना कुछ गलतियां होंगी, क्योंकि आपको उस एपरेटस के बारे में नहीं पता, एपरेटस का मतलब उस उपकरण के बारे में नहीं पता है, आपको ये नहीं पता कि वो उपकरण यूज कैसे, कोई भी उपकरण एक्स वाई जेड कुछ भी, जैसे वोल्ट मीटर आपको यूज नहीं करना आता है, आपको अमीटर यूज नहीं करना आता है, आपको वर्नियर कैलिपर्स यूज करना नहीं आता, आपको स्क्रू गेज यूज करना नहीं आता है, ये सारे नाम ले रहा हूँ, गूगल में सर्च करना, सब ये यूज करना नहीं आता। बट मैं कह दूं कि अगर इसका यूज करके आप बताओ, मेजर करके बताओ कितना वैल्यू आएगा, तो आप कहोगे सर मुझे तो यूज करना नहीं आता, फिर भी मैं प्रेशर करूँ आप पे, फोर्स करूँ, तो आप कहोगे ठीक है सर कोशिश करते हैं। तो आप उस केस में जब उस डिवाइस का यूज करोगे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, तो आपके उस मेजरमेंट में क्या होगा बेटा, एरर होगा। वो एरर आपका है, आपके इनपरफेक्शंस की वजह से है, उस एक्सपेरिमेंट में आप इनपरफेक्ट है, इनपरफेक्शंस है, तो उसकी वजह से उसके अंदर एरर्स आता है, तो उसको हम कैटेगराइज करते हैं किसके अंदर, रैंडम्स एरर के अंदर। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से आपके एक्सपेरिमेंट में एरर्स आते हैं, उस एरर्स को हम काउंट नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं रैंडम एरर्स। अच्छा सर एरर आ तो जाएगा, सर हम उसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, कम से कम कैसे कर सकते हैं, आपकी बात समझ में आ गया कि हवा की वजह से इसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा या घट जाएगा, टेम्परेचर बढ़ने से इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा घटेगा, हमें समझ आता है सर, समझ रहे हैं। बट एरर को कैसे हम कम करें, मिनिमाइज कैसे करें, कम से कम कैसे करें, तो मैंने कहा देखो सिंपल सी बात है, रैंडम एरर को मिनिमाइज करने का सबसे सिंपल सा तरीका है, आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करें, जैसे सिंपल पेंडुलम का आप एक्सपेरिमेंट करें, मान लो सरल लोलक आप आवर्तकाल कैलकुलेट कर रहे हैं, आप करेंगे फिजिक्स में क्लास 11th में, तो मैंने कहा देखो आवर्तकाल जब आप मेजर कर रहे हो ना, तो एक बार में मेजर मत करो, 4-5 रीडिंग ले लो। पहली बार मेजर करो 10 ऑसिलेशन का टाइम पीरियड 20 सेकेंड आया, तो एक ऑसिलेशन का 2 सेकेंड आ गया, ठीक है, इस तरीके से कि 10 ऑसिलेशंस का मान लो 20 सेकेंड टाइम आया, तो 1 ऑसिलेशंस का, 1 दोलन का कितना समय होगा भाई, 2 सेकेंड हो जाएगा। फिर मैंने कहा दोबारा से एक्सपेरिमेंट करो, फिर आपने 10 दोलन का समय निकाला, आपने देखा ये आप आया 19 सेकेंड, 1 सेकंड का डिफरेंस आया। मैंने कहा फिर एक दोलन का कितना हो जाएगा भाई, मैंने कहा एक दोलन का 1.9 सेकंड हो जाएगा। फिर मैंने कहा एक्सपेरिमेंट को फिर से रिपीट करो, फिर से आपने 10 दोलन का समय निकाला और वो आया मान लो 22 सेकंड, अलग अलग आएगा, हो सकता है सेम आ जाए। फिर मैंने कहा एक दोलन का समय कितना होगा, तो एक दोलन का समय 2.2 सेकंड हो जाएगा। मैंने कहा इस तरीके से क्या करो, आप बार बार एक्सपेरिमेंट को दोहराओ, और फिर जो वैल्यूज आएगा यहाँ पे, जो टाइम पीरियड आएगा 2 सेकेंड, 1.9 सेकेंड, 2.2 सेकेंड, इन सबको ऐड कर दो, इन सबको ऐड कर दो, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से क्या कर दो बेटा, डिवाइड कर दो। जितने भी आपने ऑब्जर्वेशन लिए हैं, जितनी बार भी आपने एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया है, उससे क्या कर दो, डिवाइड करके यहां से इसका औसत मान निकाल दो। मैंने कहा यहाँ पे जो औसत मान आएगा, ये औसत मान जो है इसका ट्रू वैल्यू हो जाएगा, और ये इसका जो है एग्जैक्ट वैल्यू हम इसको कंसीडर करेंगे।
तो इसीलिए एरर को मिनिमाइज, रैंडम एरर को मिनिमाइज करने के लिए बेटा हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करते हैं, एटलीस्ट कम से कम 5 बार एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हैं। 5 बार जो भी वैल्यूज आता है उस वैल्यूज को हम क्या करते हैं बेटा, उस वैल्यूज को हम उसका एवरेज निकाल लेते हैं, उसका औसत निकाल लेते हैं, माध्य निकाल लेते हैं, और जब माध्यमान आता है उस माध्य को हम क्या कंसीडर करते हैं कि वो उसका ट्रू वैल्यू, वो उसका वास्तविक मान है और वो एरर फ्री है। क्या मान लेते हैं हम उसको कि वो हमारा एरर फ्री है। ठीक है, तो इस तरीके से हम रैंडम एरर्स को क्या करते हैं बेटा, मिनिमाइज करते हैं, कम से कम। अच्छा ओके सर, समझ में आ गया कि त्रुटियां कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, क्रमबद्ध और यादृच्छिक त्रुटि। यादृच्छिक त्रुटि में जो हमारा रैंडम एरर्स होते हैं, रैंडम एरर में आता है आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है, जो मैंने बताया इंस्ट्रूमेंट में अगर कोई खराबी है तो आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर्स आ जाएगा। ठीक है, आपकी जो एक्सपेरिमेंट में आप क्या कहते हैं उसको, इनपरफेक्शंस, इनपरफेक्ट है, परफेक्शंस नहीं है आपका, आप अच्छे तरीके से एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाते हैं, तो उसकी वजह से जो एरर आएगा वो रैंडम से एरर के अंदर आ जाएगा। कि आपके कुछ पर्सनल एरर्स होंगे, आप का ध्यान नहीं है, ठीक है, आपने कहा 20 डिग्री सेल्सियस पे आपको टेम्परेचर रखना है, आपने 20 की जगह 21 कर दिया गलती से, तो आपका ध्यान नहीं रहा ना, आप पूरे 100% कंसेंट्रेशन के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे। आपको मैंने बोला वर्टिकली देखना, आप साइड से देख रहे हैं या इस साइड से देख रहे हैं, उसकी वजह से भी एरर्स, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से एक्सपेरिमेंट में क्या होते हैं, एरर्स होते हैं। तो आपके पर्सनल एरर्स भी इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, यस। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं इसमें, अब मैथमेटिकली एरर को कैसे कैलकुलेट करना है। मैथमेटिकली एरर्स को आपको किस तरीके से अब क्योंकि एरर है तो एरर को कैलकुलेट तो करना है ना, एरर को कैलकुलेट तभी तो पता चलेगा कितना एरर है। जब एरर को आप कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे तो कैसे पता चलेगा कि आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो कितना परसेंट सही है। मान लो आपने एक्सपेरिमेंट किया उसमें 50% का एरर है, तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि आपने बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट किया। हाँ, हम कहेंगे अगर आपने आपके एक्सपेरिमेंट में या आपने आपने जो एक्सपेरिमेंट से जो डेटा निकाला है उस डेटा में मान लो 1% का एरर है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो बहुत बढ़िया है, आपने बहुत बढ़िया तरीके से एक्सपेरिमेंट किया, बहुत बढ़िया तरीके से आपने चीजों को कैलकुलेट किया है। ठीक है ना, तो इसीलिए जब भी हम एक्सपेरिमेंट से किसी भी डेटा को कैलकुलेट करते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को कैलकुलेट करें, तो उसमें एरर कम से कम होना चाहिए। तो उस कम से कम एरर को किस तरीके से मेजर करना है, तो उसके लिए हमारे पास अलग अलग टाइप्स हैं। तो पहले यहां पे सबसे पहले आता है बेटा निरपेक्ष त्रुटि। सबसे पहले टॉपिक आप डालेंगे निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि, ठीक है। देखो निरपेक्ष त्रुटि क्या होता है भाई, निरपेक्ष त्रुटि, ठीक है। निरपेक्ष त्रुटि यहां पे आपका होता है सिंपल, देखो वास्तविक मान और प्रेक्षित मान के बीच का जो अंतर है, किसी भौतिक राशि के वास्तविक तथा प्रेक्षित का मतलब मापित, हाँ जो हमने मापा है, मापित मान में जो अंतर होता है, जो अंतर होता है उसे निरपेक्ष त्रुटि का बोलते हैं। निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं, ठीक है। जो हमारा वास्तविक मान है और जो मापित मान है उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, उसी डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, सिंपल सी बात है निरपेक्ष त्रुटि बोलेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे निरपेक्ष त्रुटि बराबर हो जाएगा आपका, निरपेक्ष त्रुटि जो है ये बराबर हो जाएगा वास्तविक मान माइनस, वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित, वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित। अच्छा वास्तविक मान कैसे निकालते हैं, तो वास्तविक मान को हम क्या बोलते हैं, औसत मान। तो यहां पे किसी राशि का वास्तविक मान कैसे निकाला जाता है, तो इसका वास्तविक मान या इसका क्या होता है बेटा, माध्य मान होता है, इसको औसत मान भी हम बोलते हैं या औसत मान, औसत वैल्यू। ठीक है, ये होता है जितने भी आपके पास ऑब्जर्वेशन होंगे उन सारे ऑब्जर्वेशन को ऐड करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। जैसे मान लो पहली बार आपने कैलकुलेट किया वो क्वांटिटी आया A1, फिर दूसरी बार कैलकुलेट किया वो आया A2, फिर तीसरी बार कैलकुलेट किया A3 आया, और इस तरीके से आपने n बार कैलकुलेट किया उसको,
और n बार कैलकुलेट करने के बाद उसको n से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे आपका एक ए एवरेज आ जाएगा, ए का एक औसत मान आ जाएगा। अब ये जो औसत मान है, इस औसत मान को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसका वास्तविक मान बोलते हैं या इसका माध्य मान बोलते हैं। ठीक है, तो इस केस में लेट्स से ये इसके प्रेक्षित मान है a1 a2 a3 और an इसका प्रेक्षित मान है। ठीक है, तो उस केस में निरपेक्ष त्रुटि क्या हो जाएगा, देखो इस केस में हर एक ऑब्जर्वेशन में निरपेक्ष त्रुटि अगर आपको निकालना है तो निरपेक्ष त्रुटि, तो a1 में निरपेक्ष त्रुटि कितना है, तो इसको लिखेंगे डेल्टा a1 इज इक्वल टू ए बार, जो ए बार है इसको वास्तविक मान ले रहे हैं, ए बार माइनस का a1। ठीक है, a2 में क्या एरर है, तो हमने कहा डेल्टा a2 दैट इज इक्वल टू ए बार माइनस का a2। मैंने कहा a3 में क्या एरर है, तो हमने कहा डेल्टा a3 जो है दैट इज इक्वल टू ए बार माइनस का a3। ठीक है, और ऐसे ही डॉट 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 डेल्टा an में क्या एरर होगा बेटा, तो डेल्टा an इज इक्वल टू हो जाएगा आपका डेल्टा an इज इक्वल टू ए बार माइनस an। अच्छा सॉरी, एक चीज यहाँ पे ये एरर नहीं लगा, ऊपर बार नहीं लगा यार। ठीक है, तो ये चीज जो है, ये चीज जो है आपका क्या है बेटा, ये आपका सिंपली निरपेक्ष त्रुटि। तो हर एक ऑब्जर्वेशन का क्या निकाल सकते हैं हम, निरपेक्ष त्रुटि निकाल सकते हैं, ऐसे निकालेगा आप निरपेक्ष त्रुटि। अच्छा, इसके बाद आता है माध्य औसत निरपेक्ष त्रुटि, माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि। तो नेक्स्ट आता है औसत निरपेक्ष त्रुटि। तो औसत निरपेक्ष त्रुटि का मतलब क्या होता है, एवरेज निरपेक्ष त्रुटि का मतलब क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। एवरेज एब्सोल्यूट एरर, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। तो एवरेज एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, जितने भी हमारे पास निरपेक्ष त्रुटियां हैं, इन सभी त्रुटियों का क्या निकालना बेटा, आपको एवरेज निकालना। बट एक चीज हमेशा यहाँ पे ध्यान रखना कि जो निरपेक्ष त्रुटि होता है ना, वो धनात्मक भी होता है, वो ऋणात्मक भी होता है, वो आपका जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज लिख देता हूँ मैं, एक चीज यहाँ पे पॉइंट करके लिख देता हूँ, निरपेक्ष त्रुटि का मान पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, मतलब जो निरपेक्ष त्रुटि है बेटा, वो आपका जीरो भी हो सकता है, वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और वो आपका नेगेटिव भी हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो बट एवरेज जब निकाला जाएगा, जब भी इसका एवरेज निकाला जाएगा, निरपेक्ष त्रुटि का एवरेज मतलब औसत निकाला जाएगा, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में जब भी हम वैल्यू रखेंगे औसत त्रुटि का, तो उसका पॉजिटिव वैल्यू रखा जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड रखा जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव में वैल्यू नहीं रखा जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे औसत त्रुटि के लिए जो फॉर्मूला लिखते हैं, औसत त्रुटि का जो फॉर्मूला लिखते हैं मैथमेटिकली, वो लिखते हैं डेल्टा ए बार इज इक्वल टू डेल्टा ए बार इज इक्वल टू डेल्टा ए1 का मॉड प्लस डेल्टा ए2 का मॉड प्लस डेल्टा ए3 का मॉड प्लस डॉट 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 प्लस डेल्टा एन का मॉड और डिवाइडेड बाय। ठीक है, तो डेल्टा ए बार इज इक्वल टू डेल्टा ए का मॉड प्लस डेल्टा ए2 का मॉड, डेल्टा ए3 का मॉड, डेल्टा एन का मॉड। आपको कहोगे सर ये मॉड क्या है, ये मॉड क्यों लगाया आपने? मैंने कहा देखो डेल्टा ए1 ना आया 0.1 सॉरी 0.3 नेगेटिव में आया। मैंने क्या बोला, मैंने बोला इसका वैल्यू पॉजिटिव, जब भी औसत मान निकाला जाएगा यहाँ पे, तो इसका वैल्यू क्या रखा जाएगा बेटा, पॉजिटिव में रखा जाएगा। तो मैंने कहा इसका मॉड ले लेना, जब इसका मॉड ले लोगे तो ये 0.3 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, माइनस का नहीं होगा। तो यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज है ये सब किस में होंगे बेटा, पॉजिटिव। ठीक है, तो इसको बोलते हैं औसत निरपेक्ष त्रुटि। अब देखो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब भी लिखते हैं हम, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब भी हम लिखते हैं, तो उसका लिखने का नोटेशंस क्या होता है, ठीक है ना। तो भौतिक राशि का मापित मान देखो कैसे लिखते हैं, किसी भी भौतिक राशि का जो मापित मान लिखा जाता है, वो लिखा जाएगा फिर आर नहीं, हमने यहाँ पे ए से रिप्रेजेंट किया ना, तो देखो ए बार प्लस माइनस क्या लिखा जाएगा,
ए बार प्लस माइनस डेल्टा, इस तरीके से लिखा जाता है। इसका वास्तविक मान लिखा जाता है और उसके साथ प्लस माइनस, उसके साथ एरर भी इंडिकेट करते हैं कि उस मेजरमेंट के अंदर कितना एरर है, वो भी हम यहां से इंडिकेट करते हैं। तो ए बार प्लस माइनस डेल्टा ए का बार, इस तरीके से लिखा। ये नोटेशन है किसको लिखने का, ये नोटेशन है हाँ, किसको लिखने का, किसी भी भौतिक राशि के मापित मान को जब हम डिनोट करते हैं, जब हम उसको लिखते हैं, तो उसका नोटेशन होता है ए बार प्लस माइनस डेल्टा ए लिखा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट त्रुटि में। और नेक्स्ट त्रुटि है हमारा सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि। नेक्स्ट सेकंड है सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि। तो सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि क्या होता है ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर। रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर। देखो रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर क्या होता है ना, देखो जो हमारे पास निकल के आया क्या, निरपेक्ष त्रुटि, औसत निरपेक्ष त्रुटि। ये औसत निरपेक्ष त्रुटि आपका यहां से निकल के आई है ना, डेल्टा ए बार। ये औसत निरपेक्ष त्रुटि तथा वास्तविक मान, ये जो ए बार है, इन दोनों का जो अनुपात है, उस अनुपात को हम बोलते हैं सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि। ठीक है ना, तो इसको लिखेंगे औसत, औसत निरपेक्ष त्रुटि तथा, औसत निरपेक्ष त्रुटि तथा वास्तविक मान के अनुपात के अनुपात को क्या बोलते हैं बेटा, भिन्नात्मक त्रुटि को या सापेक्ष त्रुटि को, सापेक्ष त्रुटि कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, औसत निरपेक्ष त्रुटि तथा वास्तविक मान का जो अनुपात होगा उसी को हम बोलेंगे क्या, सापेक्ष त्रुटि। तो सापेक्ष त्रुटि हम लिखेंगे सापेक्ष त्रुटि बराबर, तो औसत निरपेक्ष त्रुटि कितना बेटा, डेल्टा ए बार डिवाइडेड बाय ए बार। तो डेल्टा ए बार डिवाइड बाय ए बार का जो अनुपात है, इसी अनुपात को हम बोलेंगे सापेक्ष त्रुटि। ठीक है, क्लियर है। तो सिंपल सी बात है, सापेक्ष त्रुटि कैसे निकालेंगे, निरपेक्ष जो औसत निरपेक्ष त्रुटि जो है, उस औसत निरपेक्ष त्रुटि को आप डिवाइड करोगे किससे, ए बार से डिवाइड करोगे। जब ए बार से उसको डिवाइड करोगे तो वो निकल के आएगा आपका सापेक्ष त्रुटि। हो गई, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके बाद थर्ड नंबर पे होता है प्रतिशत त्रुटि। क्या है, प्रतिशत त्रुटि। देखो अब यहां से जो आपका सापेक्ष त्रुटि निकल के आया या भिन्नात्मक त्रुटि जो निकल के आ रहा है, इस भिन्नात्मक त्रुटि को जब प्रतिशत में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं प्रतिशत त्रुटि। ठीक है, यदि हम लिख सकते हैं, यदि भिन्नात्मक त्रुटि को, भिन्नात्मक त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त किया जाए, प्रतिशत में व्यक्त किया जाए, व्यक्त किया जाए तो उसे प्रतिशत त्रुटि, तो उसे प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। सिंपल सी बात। ठीक है, तो परसेंटेज एरर आपका हो जाएगा, परसेंटेज एरर जो है वो डेल्टा ए बार डिवाइडेड बाय ए बार इंटू 100%। ठीक है, तो ये हो जाएगा, जो भी आपका भिन्नात्मक त्रुटि निकल के आएगा, उस भिन्नात्मक त्रुटि को जस्ट आप किससे मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम प्रतिशत में कन्वर्ट करते हैं एरर्स को। ठीक है, तो आज के सेशंस में हमने डिस्कस किया एरर्स क्या होता है, एरर के टाइप्स क्या कौन कौन से हैं, और एरर्स को कैलकुलेट जब हम करते हैं तो कैलकुलेशन के बेसिस पे एरर्स को कितने पार्ट्स में हमने कैटेगराइज किया है। एक आपका निरपेक्ष त्रुटि, ठीक है ना, दूसरा हमने औसत निरपेक्ष त्रुटि निकाला हमने, फिर नेक्स्ट हमने सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि निकाला हमने, फिर लास्ट जो हमने प्रतिशत त्रुटि निकाला है। अब नेक्स्ट सेशंस में हम डिस्कस करेंगे बेटा कि त्रुटियों का संयोजन हम डिस्कस करेंगे कि एडिशन में, सबट्रैक्शंस में, मल्टीप्लिकेशंस में, डिविजन्स में
एरर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में हम जो त्रुटियों का जो संयोजन है वो डिस्कस करेंगे, और उसके साथ जो त्रुटियों के कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे बेटा, उन न्यूमेरिकल्स को कल के सेशंस के अंदर डिस्कस करेंगे। तो कल का सेशन भी आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके बेटा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आते हैं सर नोटिफिकेशन नहीं आता क्लास का, क्योंकि आपने नोटिफिकेशन बेल नहीं दबाया। तो नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइएगा। ठीक है, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, ये काम जरूर करिए, वीडियो को हर एक फ्रेंड्स तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि हर एक फ्रेंड्स का बीना होता है, और उनको जो है अच्छे अच्छे कंटेंट देना आपका काम, इसलिए उनको वीडियोस दीजिए, उनसे भी कहिए कि स्टडी करें रेगुलरली, चैनल पे आए और रेगुलरली अपने स्टडी करते रहें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।